वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज हमने ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जिसका नाम है नरेशन। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज के बाद मान के चलिए, आज के बाद नरेशन का जो भय है हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग नरेशन के बारे में देखते हैं और नरेशन में क्या ऐसा चेंजेज होता है, क्या ये चीज़ है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये देखिए, नरेशन जो होता है उसका मतलब होता है कहना। नरेशन का मतलब होता है कथन। ठीक है, इसका मतलब होता है कथन। यह जो है नरेट वर्ड से बना है, नरेट। ठीक है, नरेट मतलब स्टेट, नरेट जो है कहने से बना है। तो यह जो नरेशन होता है वह कितने प्रकार का होता है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, यह नरेशन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है, आपको परीक्षा में डायरेक्ट नरेशन दिया रहेगा, उसको इनडायरेक्ट नरेशन कर दीजिए, या इनडायरेक्ट दिया रहेगा डायरेक्ट में कर दीजिए। तो अगर आपको रूल्स रेगुलेशन सारे नियम अगर पता है, ज्ञात है, तो ऐसी स्थिति में आप नरेशन आराम से बना लीजिएगा। डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, हम किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए बात को बिना चेंज किए हुए जस के तस लिख देते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। जैसे ही सेड, उसने कहा आई एम बिजी, उसने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है, उसने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ। अब इसी बात को दूसरे रूप में भी कहा जा सकता है कि उसने कहा ही सेड दैट ही वाज बिजी। ठीक है, तो इस तरह से ही सेड आई एम बिजी डायरेक्ट नरेशन हो गया, और इधर जो हो गया आपका ही सेड दैट ही वाज बिजी, तो यह आपका हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। इसी बात को कहने का एक तरीका है ना। जब हम किसी आपके मेरे द्वारा कहे गए बात को जब आप घर में जाके अपने मम्मी पापा या किसी फ्रेंड से बात करो कि सर ने ऐसा कहा था, तो ऐसी स्थिति में आपको डायरेक्ट नरेशन का इनडायरेक्ट नरेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर लिखोगे कुछ भी पैसेज का, तो उसमें भी आपको इनडायरेक्ट नरेशन का ही इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए इसका जानना जरूरी है। तो देखिए, डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, नरेशन जो होता है वह दो भागों में बटा होता है। एक कॉमा यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा जो भाग है वह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ठीक है, एक कॉमा के अंदर जो है लगा हुआ है, मतलब दो भागों में बटा हुआ है। ये इस तरह की पहचान है। इनडायरेक्ट नरेशन में आपको कॉमा मिलेगा और ना इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसका देखते हैं कि दोनों में क्या चेंज है ना, दोनों में क्या क्या बदलाव है, इसको आपको समझना है। और वन बाय वन अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ स्टेटमेंट का। ठीक है, स्टेटमेंट। ठीक है, नरेशन में आपको स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की जो सेंटेंस है उसको भी आपको बनाने के लिए परीक्षा में आता है। एक सेंटेंस ऑब्जेक्टिव ही है लेकिन उतना आपके लिए महत्वपूर्ण अभी नहीं है। तो इस तरह से अब हम देखेंगे इसमें से क्या क्या चेंज हुआ। देखिए, सबसे पहला जो चेंज हुआ, चेंजेज क्या क्या चेंजेज आए इसको देखिएगा। एक कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो है आपका खत्म हो गया। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, एक कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो है इनडायरेक्ट नरेशन में खत्म हो गया। आपने देखा कि हम यहाँ पर आई को बदल करके ही में चेंज कर दिया। इसका मतलब है कि हम प्रोनाउन का चेंज करेंगे, प्रोनाउन का चेंज करेंगे, है ना। आप देखेंगे कि सर यहाँ आई एम बिजी जो लिखा है वह प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और फिर हमने उसको क्या कर दिया, इधर पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर कर दिया। तो इधर फिर हम टेंस का भी बदलाव करेंगे। क्या करेंगे, टेंस का भी बदलाव किया। इसके अलावे कुछ अदर चेंजेज होते हैं जो उसके अंदर पॉजेसिव्स होते हैं या कुछ एडवर्बियल वर्ड जो होते हैं उसको भी, अदर पार्ट्स ऑफ चेंज जो होते हैं उसको भी किया जाता है। तो हम लोग बारी अदर चेंजेज, अदर चेंज। ठीक है, तो इस तरह से जो बारी बारी से हम चेंज को देखेंगे कि कैसे इसका चेंज होता है। ठीक है, आइए सबसे पहले
आपको एक रूल की बात कर लूं। रूल में 1 में है कि जैसे कि ही सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा ही से या विल से, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक रूल नंबर आप नोट कर लीजिएगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो भाग है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इधर वाला जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। इधर का भाग रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और इधर का भाग रिपोर्टेड स्पीच होता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वाक्य होता है, सेंटेंस होता है ना, वह आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो आगे जो भी हमारा क्लास आने वाला है उसमें हम इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसीलिए अभी आपको इंट्रोडक्टरी जो क्लास है उसमें आपको हम बता दें कि इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यह जानना ज़रूरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि टेंस, इसके पहले मैंने टेंस का भी एक वीडियो बना के डाला है और टेंस को पहले समझना ज़रूरी है। टेंस को अगर आप ठीक से नहीं समझोगे तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का जो नरेशन है वह भी बनाने में मुश्किल होगी, एक्टिव पैसिव या कोई चीज़ को समझने में दिक्कत होगा। तो टेंस का वीडियो आराम से पहले देख लीजिए, ठीक है। तो यह जो है आपको समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब हम आपको एक रूल पर आते हैं। अब रूल नंबर 1 यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस अनचेंज्ड, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर यह रूल है, रूल नंबर 1 यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वह अनचेंज रहेगा। अनचेंज का मतलब क्या हुआ? अनचेंज का मतलब है कि वह जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा और उसका टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। यहाँ इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा है, ही सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। आप चाहें तो ही विल से भी लिख सकते हैं, है ना, और यह दोनों के लिए हो गया। अब जब हम इसको नरेशन बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, देखो, ही सेज दैट, इसमें दैट लगाना है। एक चीज मैं आगे बताना भूल गया कि जब दोनों क्लाउज को हम जोड़ेंगे स्टेटमेंट में तो यह आपको बीच में दैट क्लाउज लगाना है। क्या लगाना है? इसको दैट से इसको जोड़ देना है। दोनों सेंटेंस को क्या करना है? दैट से जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने दैट को लगा दिया और इसके बाद इसको चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ही सेज ये प्रेजेंट टेंस में है तो इधर आई एम गोइंग जो प्रेजेंट टेंस का है उसके टेंस में हमने चेंज नहीं किया। अगर यह फ्यूचर भी होता, अगर यह हमारा फ्यूचर भी होता, अगर हम इसको विल कर दें, ठीक है, तो ही विल से दैट, ही विल से दैट ही इज गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से रूल नंबर 1 हमारा यह कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तो उसका टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो बदलता नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको एक चीज और बताते हैं। ही सेज, ठीक है, और ही सेज टू मी।
देखिए पहला जो सेंटेंस है उसमें आई एम बिजी, ठीक है, आई एम बिजी इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस है ही सेज, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और दूसरे वाक्य में यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पर एक नियम बता देते हैं कि अगर सब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो हमारा से और सेड जो है वह टेल में बदल जाता है, टेल और टोल्ड में बदल जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो हमारा से, सेज या टोल्ड जो भी सेड भी रहता है तो उसके हिसाब से हम उसको टेल या टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण नोट कीजिएगा कि सेज के बाद टू लगता है, सेज के बाद टू सही है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाने लगेंगे तो सेज को हम टेल में बदलेंगे और टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसको देखिएगा, he tells me that he is busy, ठीक है, he is busy। यहाँ पर सेज को हमने टेल्स में कर दिया, क्यों? क्योंकि हमको सेज के बाद यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हमने इसको टेल्स में बदल दिया। अब ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए, ऊपर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमको इसको टेल में बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको टेल्स में बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, ही सेज दैट ही इज बिजी, ठीक है। अब यहाँ पर टेल्स में क्यों नहीं बदले? क्योंकि सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने इसमें टेल्स में इसको नहीं चेंज किया। तो हमने क्या समझा कि अगर ऑब्जेक्ट अगर हो तो वैसी स्थिति में से को हमको टेल में बदलना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो से को से ही जो रहने देंगे, है, और उसमें चेंज नहीं करेंगे। चलिए आज एक और रूल की चर्चा कर लें। एक रूल है, रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, शॉर्ट में लिखिएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस चेंज्ड, ठीक है। अगर इस पॉइंट को नोट करेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वह चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि कैसे चेंज होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इधर का टेंस बदल जाएगा। अब इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया है, इसको देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है पास्ट में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, अगर हमारा इधर प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट
परफेक्ट में, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट रहेगा तो इसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट, और फिर पास्ट परफेक्ट रहेगा तो नो चेंज। यहाँ पर लिख लीजिए नो चेंज, ठीक है। यहाँ पास्ट परफेक्ट रहेगा तो अगला जो चेंज होगा नो चेंज का होगा। अब आगे देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यह बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहले से है तो इसमें लिख देंगे नो चेंज, ठीक है। तो अभी रूल नंबर 2 में आप नोट कर लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, इसको इस हिसाब से बदलेगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो ये चार्ट के हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। He said, I am going to market. Going to market, ठीक है। उसने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है। आप बताइए, यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा पास्ट का हो गया, और इधर का जो भाग है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है। तो आप बताइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस टेंस में बदलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। उस चार्ट को ठीक से याद कर लीजिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है इसको चेंज करके हम ले जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। चलिए आइए देखिए इसको। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो ही सेड दैट ही वाज, ठीक है, गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह से हम इसमें इसका टेंस जो है बदल देंगे, इसका टेंस जो है बदल देंगे। ही सेड आई विल हेल्प यू, ठीक है। He said to me, he said to me, I will help you। अब यहाँ पर said को हम told में बदल देंगे। He told me that he would, इसको भी will का would में बदल देंगे, would help, ठीक है। और यहाँ you जो है me में बदल जाएगा। तो इस तरह से हमने दूसरे रूल को समझ लिया, या आपके लिए अब क्लियर कट हो गया। चलिए अब जो है क्या करते हैं, एक एक्सेप्शन बता देते हैं और इसके बाद हम लोग रोकेंगे। एक एक्सेप्शन रूल क्या है, एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन को देखिएगा, रूल नंबर 2 का यह एक्सेप्शन है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, राइट, तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस अनचेंज्ड। कब, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो रिपोर्टेड टेंस चेंज नहीं, टेंस अनचेंज्ड जब इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, या कोई इडियम हो, ठीक है, इडियम हो, प्रोवर्ब हो, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे एक्सेप्शन का। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर
कोई यूनिवर्सल ट्रूथ का मैटर है, विज्ञान का कोई तथ्य उसमें छिपा हुआ है, कोई इतिहास का फैक्ट छिपा हुआ है, कोई इडियम है या मुहावरा है ना। तो वैसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। आप सभी जानते होंगे कुछ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। कब? जब उसके अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ का मैटर आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ओके। आप वीडियो को रोक करके इसको ठीक से नोट करते चलिएगा। चलिए, तो जैसे अब एग्जाम्पल से समझते हैं। माई टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। मेरे शिक्षक ने कहा, मेरे टीचर ने कहा कि पृथ्वी गोल है। माई टीचर सेड अर्थ इज राउंड। तो बेटा, यह जो अर्थ इज राउंड है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, पहले भी सत्य था और आज भी फैक्ट है, आज भी सत्य है। तो ऐसे सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज होगा। अगर यह प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, ठीक है। तो इसका नरेशन कैसे होगा, देखो, माई टीचर सेड, केवल दैट लगा देना, दैट द अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड, ठीक है। तो इसका टेंस जो है चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यह प्रेजेंट में है, ये भी आपका प्रेजेंट टेंस में रह गया, ठीक है। चलिए और दूसरा उदाहरण देते हैं। ही सेड मैन इज मॉर्टल। ही सेड मैन इज मॉर्टल। उसने कहा कि आदमी मरणशील है। उसने कहा कि आदमी मरणशील है। इमॉर्टल का मतलब क्या हुआ, MORTL, मॉर्टल का मतलब मरणशील। ये भी एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो मर ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा टेंस भी इधर चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल, ठीक है। ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद यह कंसेप्ट आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप पेशेंस रखेंगे और मैं लगातार नरेशन का तब तक वीडियो दूंगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। लगातार 2, 3, 4 जितना बन जाए, लेकिन हम आप पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और उसको कोई भी पॉइंट हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस और लेते हैं। माई फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। हमारे पिताजी ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अब बताओ, इसमें क्या शक है? इसमें किसी प्रकार का शंका नहीं है, इसीलिए हम इसको टेंस चेंज नहीं करेंगे। आप बिल्कुल समझ गए। अब क्या लिखेंगे, माई फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ओके। तो इस तरह से आपका नरेशन बन करके तैयार हो गया। तो आज हमने क्या सीखा? हमने आज ये सीखा कि जो नरेशन है डायरेक्ट और उस इनडायरेक्ट नरेशन का पहचान क्या है, एक। नंबर 2, हमने ये सीखा कि इसके 2 महत्वपूर्ण रूल कौन से हैं और इसका एक्सेप्शन क्या है, और इससे संबंधित और कुछ बातें जो चेंज होती हैं उसको अगले वीडियो में हम रखेंगे और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।